गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। ये भी यूनिट 3 का ही टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल इसमें से पेपर में क्वेश्चन आया है जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी अभी, लेकिन इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप, ये होता क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब तो होता है प्राइसेस का राइज़ होना, लेकिन प्राइसेस राइज़ क्यों होते हैं? आपने जैसे माइक्रो में पढ़ा था कि अगर डिमांड बढ़ती थी, सप्लाई कम होती थी, तो क्या होता था? प्राइस इंक्रीज़ होते थे। इसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। इकोनॉमी में जितनी चीज़ें बन रही थी वो सब बिक रही थी, लेकिन क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने लगा। किस कारण से? उसके रीज़न्स हैं, ये लिखे हुए अभी समझाती हूँ। ये आने के कारण क्या होने लगा, लोगों की डिमांड इंक्रीज़ होने लगी। लेकिन ये वो लेवल है जिस पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब काम पे लगे हुए हैं और सब इनकम जनरेट कर रहे हैं। इकोनॉमी में कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वर्किंग एंड प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम। हर कोई काम पे लगा हुआ है और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन फिर भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। हो सकता है लोगों के पास मनी इनकम इंक्रीज़ हो गई हो, या तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो जो लोग उन चीज़ों को बेचेंगे तो उनकी मनी इनकम बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। इस तरह से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा हो जाती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके क्या रीज़न है, ये देखो। सबसे पहले राइज इन एमपीसी। हो सकता है लोगों की खर्च करने की जो प्रवृत्ति है, जो उनकी नेचर है, पहले सोचते थे कि 50% पैसा बचाएंगे, 50% खर्चा करेंगे, लेकिन अभी लोग क्या सोचते हैं कि पता नहीं कब दुनिया में क्या हो जाए, हम तो अब 80% पैसा खर्चा कर देंगे, हमें तो मज़े करने हैं। इकोनॉमी में जिस तरह से अभी की स्थिति है कि हर कोई ये सोच रहा है कि कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, तो अभी हम ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो राइज इन एमपीसी जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बढ़ने के कारण इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड है रिड्यूस टैक्सेस। जब सरकार टैक्स कम कर देती है तो क्या होता है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल मतलब खर्चा करने योग्य इनकम जो उनके पास बचती है वो बढ़ जाती है जब सरकार इनकम पे टैक्स कम कर देती है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी चीज़ों की डिमांड करती है, गवर्नमेंट भी चीज़ें खरीदती है। जब गवर्नमेंट चीज़ों की डिमांड करती है और ख़र्चा करती है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स भी करते हैं। इससे क्या होता है, चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। इनके पास मान लो पैसा है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के पास पैसा है, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल चाहिए इनको, या लेबर चाहिए, या कुछ भी इस तरह से वो पैसे को खर्चा करना चाहते हैं। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट है तो पैसा मतलब कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो उन्हीं को ही वो ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं काम करने के लिए। इससे क्या होता है, महंगाई आती है। ठीक है। फॉल इन इम्पोर्ट्स। अब जो चीज़ें विदेशों से मंगा के हम इंडिया में बेच रहे हैं, वो चीज़ें मंगानी बंद कर दें, इंपोर्ट्स कम कर दें, तो क्या होगा, इंडिया की डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक गुड्स वो होती हैं जो हमारे खुद के देश में बनती हैं, तो उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, उनके प्राइसेस राइज हो जाएंगे। उसके बाद है राइज इन एक्सपोर्ट्स। अब जो हमारे देश में जो चीज़ें बन रही हैं, डोमेस्टिक चीज़ें जो बन रही हैं, उनके अगर एक्सपोर्ट बढ़ गए, उनको अगर विदेशों को, फॉरेन में उनको ले जाके ज़्यादा बेचेंगे, तो क्या होगा, हमारे देश में उन चीज़ों की कमी हो जाएगी। हमारे देश में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन चीज़ें कम हैं, क्योंकि अपने देश की ज़रूरतें तो पूरी कर नहीं रहे, हम दूसरे देशों में उनको बेचे जा रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो पैसा भी एक तो इकोनॉमी में आ रहा है, लेकिन वो पैसे को खर्चा कहाँ करे, देश में चीज़ें तो है नहीं, तो क्या होगा, फिर प्राइसेस राइज होंगे, इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है,
गवर्नमेंट बजट बनाती है जिसमें गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट्स आती हैं, पैसा आता है और गवर्नमेंट उस पैसे को खर्चा दिखाती है। गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट्स कहाँ से आएंगी ये तो बजट वाले लेसन पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना समझ लो गवर्नमेंट के पास जब रिसीप्ट्स इतनी आई हैं लेकिन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने ज़्यादा शो किया है, तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर का बैलेंस ये जो है ये बजट डेफिसिट है। इस डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाएगा? इसको पूरा करने के लिए या तो गवर्नमेंट करेंसी छापेगी, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट क्या लेगी, लोन लेगी। किससे? आरबीआई से या फिर विदेशी सरकारों से। तो इस तरह से इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। और ये एक्स्ट्रा जो पैसा खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, ये कहाँ पे? माना डिफेंस वगैरह पे खर्चा कर रही है, या देश में जैसे कोई प्रॉब्लम है या किसी को हेल्प करनी है तो गवर्नमेंट इस तरह से खर्चा करती है, या सेना पे खर्चा कर रही है, अपनी आर्मी को ज़्यादा मजबूत बना रही है। तो इस तरह से ये जो पैसा है गवर्नमेंट चीज़ों की डिमांड पूरी करने के लिए ही खर्चा करती है। जो गवर्नमेंट चीज़ों की डिमांड खरीदती है तो डिमांड करती है, तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे एग्रीगेट डिमांड को कि महंगाई ना बढ़े? जिन लोगों की चीज़ें बिक रही हैं प्राइसेस के बढ़ने पर भी, वो लोग तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास जिन लोगों की सेल नहीं हो रही है चीज़ों की, या गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सेल नहीं है, सेल भी हो रही है, या मतलब जिन लोगों की इनकम कम है वो तो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। डिमांड तो वो भी करते हैं लेकिन उन चीज़ों को वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनके लिए महंगाई आती है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट दो तरह की पॉलिसीज़ बनाती है, एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है बजटरी पॉलिसी। ये वाली एक होती है बजटरी पॉलिसी। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी तो कंट्रोल करती है क्रेडिट को, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है क्रेडिट को कि हमारी इनकम तो है 100 रुपये लेकिन हम खर्चा कर रहे हैं 120 रुपये। 20 रुपये कहाँ से आए? क्रेडिट लिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। ये देखो इसमें क्या करना पड़ता है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, LRR लीगल रिजर्व रेशो और मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सबको सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा। सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा, इससे क्या होगा? लोगों को क्रेडिट जो होगा वो कॉस्टली हो जाएगा, उनके लिए कॉस्टली क्रेडिट। तो इससे क्या होगा? लोग लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो वो चीज़ों की डिमांड भी नहीं करेंगे, लोन कम लेंगे तो चीज़ों की डिमांड भी कम करेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट टू बी सोल्ड। सेंट्रल बैंक, हम किसी चीज़ को जब ख़रीद के लाते हैं तो पैसा दे के लाते हैं ना, तो हमारा पैसा जाता है और हम चीज़ें लाते हैं। इसी तरह सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, NSC हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, या म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई भी बॉन्ड्स हैं, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट इनको मार्केट में सेल करती है और हम लोग उसको ख़रीद लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमारा पैसा सेफ़ है, बैंकों की में जैसे जमा करवाते हैं वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि ये भी सेफ़ है। तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट इनको मार्केट में सेल करना शुरू कर देती है। इससे क्या होगा? लोगों का पैसा कहाँ जाएगा? बैंकों के पास। तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा और लोग जो है एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे, चीज़ों की डिमांड कम करेंगे। इसी तरह दूसरी पॉलिसी है बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी में क्या होता है? एक तो टैक्सों को कम कर देंगे, टैक्सेस कम कर देंगे। जब टैक्सेस कम नहीं, सॉरी, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देंगे ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन, जब महंगाई है तो टैक्सेस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जो बची हुई इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम जो होगी वो कम हो जाएगी, जिससे लोग चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट भी अपना खर्चा भी कम करेगी। गवर्नमेंट भी तो चीज़ों की डिमांड क्रिएट करती है, गवर्नमेंट खुद अपना खर्चा जो है वो कम करेगी, स्पेशली डिफेंस वगैरह पे किया जाने वाला खर्चा, क्योंकि उसमें बहुत करोड़ों का खर्चा होता है। गवर्नमेंट उस पैसे को बचाएगी या उस पैसे से डिमांड क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं, यही इस साल पेपर में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड विद द बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी को एक नाम और होता है
फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, याद रखना, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो बजटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में ये डिफरेंस है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। जैसे 100 कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं 120, तो ये 20 रुपये क्या है, क्रेडिट। लेकिन जो बजटरी पॉलिसी ये क्या करती है, जैसे 100 रुपये कमा रहे हैं अर्न, इसमें से 20 रुपये माइनस कर देगी गवर्नमेंट, कहाँ से, टैक्सों में, या गवर्नमेंट खुद जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें कमी कर देगी, तो हमारे पास बचे कितने, 80 रुपये। तो इसमें क्या है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। पहले गवर्नमेंट 10 रुपये टैक्स लगा रही थी तो हमारे पास 90 रुपये बच रहे थे, अब गवर्नमेंट 20 रुपये टैक्स लगा रही है तो हमारे पास 80 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। पहले 90 रुपये डिस्पोजेबल इनकम थी, अब क्या है, टैक्सों के बढ़ने के कारण हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। तो ये फ़र्क होता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड बजटरी पॉलिसी में। और ये नाम ज़रूर याद रखना, इसको फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। ये जब हम बजट वाला लेसन पढ़ेंगे तब भी इसको थोड़ा सा समझा दूँगी ज़्यादा डिटेल में। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।